Am I audible? Yeah. So yeah. Uh, there is a video. We'll see that video and then I'll start talking about my journey and how we are planning to do things in future. So can the video be played? Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch. जो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 आने दो दिल में आ जाने दो कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 जाने दो दिल से चले जाने दो कह दो घबराहट को बाय 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 Love you zindagi, love you zindagi, love you zindagi, love you She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants a life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. She tells him your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. So I'll start from the last video which we saw, the last part. Hindi English mix रहेगा चलेगा ना आप लोगों को? So I'm not so good in English. So the last video was indicating one simple thing, that nature knows how to take care of itself. इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हमको एक्चुअली कुछ करना ही नहीं पड़ा, बट वी हैड टू सिक्योर दैट स्क्विरल बेबी
जो नेस्ट से गिर गया था, बट अगर हम वहाँ पे नहीं रुकते तो शायद कोई बिल्ली आके उसको खा लेती या तो फिर कौवा आके उसको मार देता, जो एक साइकिल है. बट समटाइम्स वी हैव टू इंटरवीन इन टू दिस सिचुएशंस एंड जस्ट सिक्योर दैट एनिमल. उसकी माँ खुद आई और उसके बाद उसको खुद लेके चली गई. तो ना उसको हम लोगों को लेके आना पड़ा, ना हमको उसको फॉस्टर या हैंड रेस करना पड़ा, ना रिलीज करना पड़ा. नेचर ने अपने आप अपना काम कर दिया विद वेरी लिटिल सपोर्ट. उसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि देयर वाज अ फ्लैपशेल टर्टल जो फिशिंग हुक उसके गले में अटक गया था, और अगर आपने ध्यान से देखा रहेगा तो उस एक्सरे में उसके पेट में 6-7 अंडे भी थे. सो शी वॉज अ प्रेग्नेंट टर्टल. आप इमेजिन कर सकते हो आपके गले के अंदर, आप लाइक फॉर फीमेल्स हु आर प्रेग्नेंट एंड इफ देयर इज समथिंग स्टक इन देयर oral cavity, how it would be feeling and how traumatic it would be. So luckily we were able to rescue that turtle. फिर हमको थोड़ा सा उसका एक्सरे वगैरह करना पड़ा, एडवांस ट्रीटमेंट और एक मेजर सर्जरी करने के बाद हम उसको वापस छोड़ पाए. एंड उसके पहले जो सबसे पहला वाला वीडियो था वो एक फ्लेमिंगो का था, और जो हमने जहाँ पे रिलीज़ किया वो जगह कनेक्ट्स मुंबई, थाने, नवी मुंबई, थाने क्रीक एंड फ्लेमिंगो सेंचुरी. तो वो फ्लेमिंगो पनवेल की साइड, मतलब नवी मुंबई के साइड पे ही आया क्योंकि उसका फ्लॉक पूरा वहाँ पे था. सो दिस इज समथिंग व्हाट वी डू एट रॉ एवरी डे, एंड एज आई एम स्पीकिंग राइट नाउ देयर आर मोर देन 170 एनिमल्स अंडर आवर केयर, एंड दे आर ऑल डिफरेंट स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स विच हैव देयर ओन सेट ऑफ नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स. गिलेरी का बच्चा है तो उसका खाना अलग है, पैराकीट है तो उसका खाना अलग है, क्रोकोडाइल है तो उसका खाना अलग है, लेपर्ड है तो उसका खाना अलग है. तो ये हम लोग सब लोग दिन रात करते रहते हैं रॉ में, और कोशिश कर रहे हैं कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन जो है उसको हम बेहतर तरीके से कर पाए, एंड जितने ज़्यादा जानवरों तक हम पहुंच पाए और उनकी मदद कर पाए. सो आई विल गो बैक इन टू माई जर्नी, जो बहुत पुराना, जब मैं 13 साल का था, इसीलिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा मुझे. सो लाइक एवरी अदर ग्रोइंग चाइल्ड, किताबें मुझे पसंद नहीं थी, एंड आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुलुंड. सो मुलुंड इज़ वेरी क्लोज टू द संजय गांधी नेशनल पार्क. तो घर से वैसे ही घुमाने को लेके जाते थे वहाँ पे, तो पंछियाँ देखता था, जानवर देखता था, बंदर देखता था. बचपन से ही जानवर बहुत पसंद थे, एंड घर वाले भी काफ़ी एनिमल ओरिएंटेड थे. तो हमारे घर पे फिश टैंक था, छोटे मोटे पेट्स थे. तो और रात को वही है, माँ बाप के साथ बैठ के नेशनल जियोग्राफिक देखना है, उस पर स्टीव अर्विन के शोज़ देखते थे. तो एक हमेशा एक, जैसे हम मूवीज़ देखते हैं तो मूवीज़ से कैरिड अवे होते हैं और फिर हमको हीरो बनना रहता है या कुछ तो करना रहता है. तो मैं वो रियल लाइफ चीज़ें देख रहा था नेट जियो और एनिमल प्लैनेट पे, एंड फिर मैंने सोचा कि ऐसा कुछ मुझे भी करना है. बट मेरे घर के आसपास तो ना टाइगर था ना क्रोकोडाइल था, तभी मुझे पता भी नहीं था. तो मैंने बहुत जिद किया कि एटलीस्ट टाइगर नहीं तो उसका छोटा वर्जन मेरे पास रहे. तो मुझे एक बिल्ली चाहिए थी, जो मेरे घर वाले मुझे लेके नहीं दे रहे थे. तो मैंने क्या किया, एक बिल्ली मैंने पकड़ ली. 2-3 घंटे एक जगह पे जाके उसके पीछे भाग के उसको ट्रैप करके उसको पकड़ लिया. उसको पकड़ा, उसके बाद उसके गले में रस्सी बांधा, उसको गले में रस्सी बांध के घर पे लेके आके बांध दिया. एंड थोड़ी देर बाद मेरी दादी ने देखा, वो फिर मेरी बहुत पिटाई की और उसका रस्सी काट दी, क्योंकि वो बिल्ली को ऑलमोस्ट फांसी लगा दिया था मैंने. मुझे पता नहीं था, मैं 8-9 साल का रहूँगा तो भी शायद. तो बिल्ली छूट गई. दादी ने उसको दूध पिलाया. दूध पिलाने के बाद वो वापस वहाँ पे आने लग गई. उनका एक इंस्टिंक्ट रहता है कि शायद ये घर अच्छा है. तो हम दूध देते गए, खाना खिलाते गए. फिर उस बिल्ली ने 7 बच्चों को जन्म दिया. फिर वो 7 बच्चों ने, और उनमें से जो मेल फीमेल थे उनके बच्चे, ऐसे करके एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे घर के बाहर 21 बिल्लियाँ हो गई थी. तो जिससे मैं सोसाइटी में वैसे ही एक न्यूसेंस बन चुका था, बट फिर भी लोग झेल रहे थे कि ठीक है. अब उस टाइम पे, मतलब लाइक 20 साल पहले और उसके भी पहले, एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था मुंबई, थाने, नवी मुंबई में कि जगह सब ग्रो हो रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा था, हर जगह पे सांप दिखाई देते थे. एंड तब के टाइम पे हमारे यहाँ पे कैसा था कि नेपाल से आए हुए लोग वॉचमैन की ड्यूटी करते थे. तो हमारे यहाँ पे कभी भी अगर सांप दिखा तो एक ही सबका टारगेट रहता था कि उसको मारना है, फिर उसको जलाना है. क्योंकि मारने के बाद अगर उसको ऐसे ही छोड़ दिया तो उसको दिमाग में कुछ फोटो वोटो निकलेगा, या फिर उसकी गर्लफ्रेंड या बीवी आएगी, बदला लेगी, ये सब चलता था. तो मुझे तो पता था ये सब बेवकूफ़ी है, बट मैं इतना छोटा था कि लोग मुझे बेवकूफ़ समझते थे. तो एक बार अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया कि मेरी एक बिल्ली के बच्चे को एक सांप ने खा लिया. तो ट्रिगर्स होते लाइफ में जो हमको मोटिवेट करते कुछ करने के लिए. तो इसके पहले मैं बताऊंगा, तो जब स्कूलिंग था मेरा, तो स्कूल में भी एक ऐसा इंसिडेंट हो गया था कि ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर प्रोटेक्टर रहता है, अगर आपको पता रहेगा तो एक बच्चा था जो बेचारा मेंटली अनस्टेबल था, और आज का टॉपिक भी मेंटल हेल्थ के ऊपर था. तो मैं सोचा कि इसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को.
तो स्कूल के ब्रेक में रिसेस में उसने अपना प्रोटेक्टर लिया। मेरे स्कूल में एक फीमेल डॉग ने 6 बच्चों को जन्म दिया था। सारे बच्चों को पकड़ा, उनके आँख के अंदर प्रोटेक्टर मार दिया और सारे बच्चे मतलब मर गए बाद में। तो हमने तो सिर्फ सुना था, बट मेरे को बहुत ये था कि मेरे को देखना था जाके कि मैं शायद हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे एरिया के कुत्तों को खिलाता था, अगर मार लग गया तो उनको मदद करने की कोशिश करता था। मेरे पास भी जानवर थे, तो वो वहाँ तक तो टीचर्स ने जाने नहीं दिया। तो फिर बैक टू ये मेरे सोसाइटी में जो हो रहा था, मतलब स्कूल में एक अलग प्रॉब्लम चल रहा है, सोसाइटी में देखा तो मारो जला दो, ये चल रहा है। फिर मेरे ही बिल्ली के बच्चे को खाया, तो मैंने वॉचमैन के साथ मतलब सेटिंग करके रखा था कि कुछ करना मत, मैं आऊँगा, हम लोग कुछ तो करेंगे, कभी ऐसा कुछ हुआ तो फिर बाद में कैसे तो भी टीवी में देखा था, एक हैंगर से हमने उसको तोड़ के एक स्टिक बनाया यू, वो स्टिक से वो सांप को ट्रैक किया एक सीमेंट के गोनी में, उसको बांधा और जाके पीछे साइड जंगल में छोड़ दिया। जंगल हमारे घर के नज़दीक ही था। तब से कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया, लेकिन सोसाइटी में डबल बदनाम हो गया कि ये लड़का डेंजरस है, इसके साथ बच्चे खेलेंगे तो वो भी कभी मतलब उनको भी काट दिया जाएगा। तो ये था वो बचपन का फेज। तभी मैं 13 साल का था। तो एक ऐसा कुछ कर लेते, उसके बाद कॉन्फिडेंस बढ़ जाता, मुझे सांप पकड़ना आ गया, मेरे को लगा मैं ही स्टीवर भी हूँ। उसके 4-5 साल बाद पता चला कि वो हाईली वेनमस रसल स्वाइपर था। मुझे सांप आइडेंटिफाई करने भी नहीं आता था। अगर उस दिन उसने काट लिया रहता तो अभी शायद मैं यहाँ पे नहीं होता, बट फॉर्चुनेटली शायद भगवान चाहते थे और कुछ पुराने जन्म के अच्छे कर्मा रहेंगे जिसकी वजह से बच गया। तो ये पसंद आने लगा। तो उसके बाद बंदे क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारे दोस्त लोग इधर उधर जा रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं। मेरा एक ही प्लान रहता था, चूहे का बिल कहाँ पे है और उस चूहे के बिल में अपने को पानी डालना है, ताकि पानी भरेगा तो कुछ तो बाहर निकलेगा। कभी मेंढक पकड़ के लाता था, कभी चूहा पकड़ के लाता था। मेरे बैग में बुक्स कभी रहते नहीं थे, जानवर रहते थे। तो स्कूल परेशान, घर वाले परेशान, ऐसा करते करते मतलब चल रहा था कि ठीक है बच्चा है, कभी ना कभी तो सुधरेगा। तो वो होते होते 16-17 साल का, तो वापस बिल्डिंग में एक बार सांप आ गया। मैंने बोला इस बार मारना नहीं है, पकड़ेंगे। एक स्नेक रेस्क्यूअर को बुलाया, जिन्होंने बाद में मुझे ट्रेन किया। उन्होंने आके उसको पकड़ा। मैंने बोला सर मुझे भी सीखना है। बोलता बेटा बड़ा हो जा, पहले 18 साल का हो जा, 10वीं पास कर ले। माँ बाप तभी बाजू में थे। मैंने बोला ठीक है। उनका नंबर तो मिल गया था, तो वापस उनको ऐसे रोज फ़ोन करते रहता था, सर मैं आऊँ क्या। तो फॉर्चुनेटली 16-17 साल का था तब उन्होंने ले लिया मुझे, बोला कि आ जा, तेरे को बताता हूँ थोड़ा थोड़ा कैसे ये होता है क्या होता है। तो वो ट्रेनिंग होती गई, ट्रेनिंग होते होते फिर मेरा इंटरेस्ट और बढ़ता गया। फिर मैं बोला सांप तक ही क्यों, दूसरे भी जानवर है उनको भी हेल्प करना चाहिए। धीरे धीरे पता चलता था। तब इतना सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये सब तो था नहीं। तो एक सांप भी पकड़ लिया तो वो पकड़ के मैं घूमता था एरिया में, वॉचमैन लोग को मिलता था, कभी दिखा तो मेरे को फ़ोन करना, मारना हो। तो वो तभी PR ऐसे करता था मैं। वो करते करते फिर लोगों को पता चला कि है ऐसा पागल बच्चा, कुछ ना कुछ ऐसे हरकतें करता रहता है। एंड ग्रेजुअली वो तभी मेरा मार्केटिंग था। वो करते करते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास फिर मैं लग गया वॉलेंटियरिंग करने, क्योंकि लोगों ने बताया कि ये जो काम कर रहे हैं वो इलीगल है। मेरे माँ बाप को जाके बोलते थे बड़ा होके सांप बेचेगा, सपेरा बनेगा, क्या क्या करेगा। तो घर वाले वैसे ही परेशान थे, क्या कर रहे हैं ये और क्या करने वाला है आगे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गया तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने खड़ा नहीं किया, उधर से भगा दिया, बोला इधर आना मत आज के बाद। तो मैं बोला ये भी नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद वापस 1-2 जानवर रेस्क्यू किए, फिर जाता था वहाँ पे, तो उधर जानवर रखे रहते थे। बोला ये केज साफ करने के लिए मैं मदद करूँ क्या, झाड़ू पोछा कुछ अगर वहाँ पे ऐसा करना है तो मैं हेल्प करता हूँ आपको। तो ऐसे करते करते उन लोग भी मेरे को इग्नोर नहीं कर पाए, तो उन्होंने एज वॉलेंटियर ले लिया। तो तब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ वॉलेंटियरिंग करते करते टाइम बढ़ता गया। उसके बाद पहला लेपर्ड देखा मैंने लाइफ में 2012 में, जो एक स्कूल के अंदर घुस गया था। तो मैं वॉलेंटियर था, तो पिंजरे को धक्के देने का काम और जो कुछ करना है वो सब काम करता था। और उससे फिर ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते इंडिपेंडेंटली रेस्क्यू ऑपरेशंस किए, एंड खुद कुछ रेस्क्यू ऑपरेशंस लेपर्ड के, क्रोकोडाइल्स के लीड भी किए बाद में जाके। एंड ऐसे करते करते ये जर्नी चलती गई। तो फिर लोगों से भी यही क्रिटिसिज्म हमेशा आता रहता था कि इसका फ्यूचर क्या है, ये क्यों ज़रूरी है। एंड पहले तो मुझे सिर्फ पैशन था कि मुझे बस जानवर देखने थे, उनको पकड़ना था। बट धीरे धीरे जब मुझे समझ में आने लगी कि प्रॉब्लम बहुत बड़ा है एंड ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है, ये बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि ह्यूमन नीड्स जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट है, ये बढ़ते ही जाएगी। तो ये तो चलते रहेगा। तो फिर पहले तो हमको सिर्फ रेस्क्यू आता भी नहीं था, फिर रेस्क्यू हम सीखे, फिर हमने टीम बनाई। तो मुझे देख के 4-5 लड़के और थोड़े पागल थे मेरे जैसे, वो भी जुड़ गए, बोलते कि ये काम अच्छा लग रहा है। तो ऐसे करके हमने रेस्क्यू इंक करके एक ग्रुप बना दिया, जैसे वो जोश पिक्चर में ईगल गैंग, बिच्छू गैंग होता है, वैसा हमने रेस्क्यू इंक ग्रुप बना दिया। बाइक पे स्टिकर लगा दिए, सब बिल्डिंग में जाके नंबर देते थे कि कुछ ऐसा रहेगा तो हमको बुलाओ।
एंड वो करते करते लोग पहचानने लगे, लोगों ने सपोर्ट किया, फिर लोगों को समझ में आने लगा जब भी उनके घर के बाहर ही एक जख्मी जानवर रहता था और कोई उसे हाथ लगाने के लिए रेडी नहीं है, या किसी के घर के अंदर जब सांप आ जाता था तो उनमें हिम्मत नहीं होती थी कि इसको पहले पकड़ा जाए, मारने के बाद में, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो वो करते करते हमारी जर्नी बढ़ते गई। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी काफ़ी खुश था मेरे से, तो उन्होंने मुझे रेकमेंड किया कि आप ऑनररी वाइल्ड लाइफ वार्डन बन जाओ ताकि आप ऑफिशियली हम लोगों को हेल्प कर सको। तो फिर ऑनररी वाइल्ड लाइफ वार्डन अपॉइंट हुआ। 26 साल में मुझे पता भी नहीं था, मेरा जब ये पहला ट्रेनिंग था तो मेरे सारे जो सीनियर्स थे वो सब 50 के ऊपर के थे, तो मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वहाँ पे बात क्या करना है। तो एक टेन्योर सीखते सीखते निकाला, फिर दूसरा टेन्योर, अब मेरा तीसरा टेन्योर शुरू होगा, तो 9 साल ऐसे ही हो जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारी पॉलिसीज़ में बनाने में डिपार्टमेंट को मदद की। वाइल्ड लाइफ के बारे में लोगों को पता नहीं, अनफॉर्चुनेटली लोगों को ये भी नहीं पता है कि मुंबई थाना नवी मुंबई रीजन में रिवर भी है। हमारे मुंबई की मीठी नदी है, वो गटर जैसे दिखती है, तो उसको कोई रिवर कंसिडर नहीं करता है। पूरे दुनिया में MMR रीजन जो है उसको वाइल्ड लाइफ हॉटस्पॉट माना जाता है, क्योंकि नॉट जस्ट मुंबई बीइंग अ फाइनेंशियल कैपिटल या फिर मेट्रो सिटीज़, बट यहाँ पे आपके पास क्रीक है, आपके पास सी है, आपके पास बीच है, आपके पास फॉरेस्ट्स है, आपके पास वो सारे हैबिटेट है जहाँ पे इंसानों के अलावा भी कुछ जानवर रहते हैं। एंड उनका रहना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जैसे हमारा रहना उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ सीखते सीखते समझते समझते हम यही कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये कॉन्फ्लिक्ट को मिटिगेट कर सके। एज अ वाइल्ड लाइफ वार्डन रोज़ सोने के पहले यही सोचता हूँ कि कल कुछ नहीं हो, बट फिर उठने के बाद वही तैयारी रहती है कि होने वाला है तो रेडी रहना है हम लोगों को। तो अभी उरन से ही नवी मुंबई से लास्ट वीक हमारे पास एक जैकल आया जो रोड किल एक्सीडेंट में इंजर्ड हो गया था, अब उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ये रोज़मर्रा की बातें हमारे लिए कि ये एनिमल आ गया इंजर्ड है, दूसरा एनिमल है उसका हाथ कट गया, पैर कट गया, ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं और इससे और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो वी स्टार्टेड फ्रॉम नथिंग, बट वी वर लाइक ऑलमोस्ट less than a half dozen of people, or you can say young college going students who decided to do something. And gradually 2012 mein, when I was 18 and a half 19 years old, we decided to register this organization. I never knew what is an organization. किसी ने बोला कि यार NGO बना ले तो और अच्छे से काम कर पाएगा, तो बना लिया। फिर बनाते बनाते सीखा, अभी भी सीख रहा हूँ कि उसको चलाना कैसे, एंड वी आर ट्राइंग। तो 10 साल 12 साल हो गए रॉ को, एंड 6-7 लोगों ने मिलकर शुरू की थी। अब हम 300+ लोग हैं जो डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से आते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप जानवरों को मदद करना है तो आपको डायरेक्टली मगरमच्छ के मुंह में ही हाथ डालना है, बट आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हो, स्प्रेडिंग अ वर्ड अबाउट ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन या कॉन्जर्वेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, ये जानवर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि अगर एक जंगल के अंदर एक लेक है जहाँ से हमको पानी आता है, अगर उस लेक के अंदर क्रोकोडाइल नहीं है या फिर उस जंगल में रात को तेंदुआ या शेर नहीं घूम रहे हैं, तो लोग उधर जाएंगे, वहाँ पे कपड़ा धोना भी शुरू कर देंगे, लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ पे पार्टी करना भी शुरू कर देंगे, वो पानी बाद में हमको ही पीने को नहीं मिलेगा। तो एक इम्पॉर्टेंस है कि ये जानवर क्यों है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये जो भी कुछ हमारे आसपास हो रहा है, राइट फ्रॉम अ कॉकरोच टू एन एलिफेंट, एवरी एनिमल इज हियर बिकॉज ऑफ अ रीज़न। उनका कोई तो रोल है, हमारे लिए वो पेस्ट बन गए रहेंगे, हमारे लिए वो न्यूसेंस बन गए रहेंगे जैसे हम उनके लिए हैं। बट अब साइंस डेवलप हो चुका है एंड हम लोग एक एपेक्स स्पीशीज़ है, तो हमारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे हम ह्यूमन तरीके से इन चीज़ों के साथ डील कर सके। तो वही हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक ये बातें पहुँचाए। तो नॉट नेसेसरी कि आपको वेटनरियन ही बनना है या एनिमल रेस्क्यूअर ही बनना है, एंड ग्रेजुअली इसमें ऐसे ही होता गया कि भाई तू आगे क्या करेगा, क्योंकि एनिमल रेस्क्यू वॉज नॉट अ प्रोफेशन इन इंडिया। और एल्स मैं तो जूलॉजी, मतलब मैंने पढ़ाई कैसे की वो मुझे ही पता है, टीचर्स अच्छे मिले एंड बहुत बार लेते नहीं थे, क्योंकि एक बार कॉलेज गया था तो एक गलत जिप खोल दिया बैग का, तो एक 8 फीट का रैट स्नेक क्लास में छूट गया था। तो सब गिर रहे एक दूसरे पे, कैमरा में देख लिया। हर साल एक कॉलेज बदलना पड़ता था क्योंकि बोलते थे उसके ऊपर हमारा कैपेसिटी नहीं है, तेरे को नहीं रख सकते। तो तभी बहुत मस्ती था, बट फिर ग्रेजुअली जब वो करता गया तब पता चला कि मैटर और ज़्यादा सीरियस है और मुझे भी थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। एंड थैंकफुली घर वाले सपोर्टिव थे, बिकॉज उनको पता था नहीं करने दिया तो भी करने वाला है। तो ग्रेजुएशन मैंने किया मास मीडिया में,
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ कुछ समय तक रिपोर्टिंग करता था, तो उसमें सीखा कि कैसे लिखना है, कैसे लोगों तक बातें पहुंचानी है। तो मेरा एम यही था कि जो पढ़ रहा हूँ उससे वो अप्लाई कर सकूँ। तो पहले मैं था साइंस स्टूडेंट, फिर मुझे कॉमर्स में डाला गया, फिर लास्ट में मैं आर्ट्स में आ गया। ऐसे करके BMM कर लिया, और जब किया तो रिजल्ट भी डिस्टिंक्शन के साथ आया। तो घर वालों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये ऐसा, क्योंकि कोर्स ही पहला साल हो गया था, तो बोले कुछ तो बोगस है। तो बोला ठीक है। फिर काम तो करना नहीं था, क्योंकि यही ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाना था और जानवरों तक पहुंचना था। तो बोला अब क्या करें, फिर सोचा लॉ कर लेते, क्योंकि लीगल ट्रबल ने बहुत अट्रैक्ट किया मुझे। क्योंकि आए दिन पेपर में फोटो आता था मगरमच्छ के साथ, कोई कटिंग निकालता था, मिसेस गांधी को मेल कर देता था, कौन है पागल लड़का, ये सब क्यों निकाल रहा है या क्यों पकड़ रहा है। क्योंकि तभी लोगों को इतना पता नहीं था, मुझे भी नहीं पता था कि कैसे चीज़ों को पोर्ट्रे करना है। ग्रेजुअली फिर हम वो सीखते गए, एंड फिर लॉ भी कर लिया। तो अब प्रोफेशन भी सस्टेन कर पा रहा हूँ कि खुद कमा पा रहा हूँ और खा पा रहा हूँ, और ये जो पैशन है उसको भी परस्यू कर पा रहा हूँ। तो कॉर्पोरेट के साथ काम किया जो मुझे जमा नहीं, क्योंकि वो मेरे बस की बात ही नहीं थी। तो अभी 1-1.5 साल से इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एंड इसको भी ग्रेजुअली कन्वर्ट इसी में करूँगा कि एनवायरनमेंट, वाइल्ड लाइफ और एनिमल वेलफेयर पे फोकस करूँ। बट उस एरिया में अभी ज़्यादा पैसे नहीं हैं, पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट खुद को चलाने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन को तो फंडिंग मिल जाती है, जानवरों को फंडिंग मिल जाता है, मेरे स्टाफ को मैं सैलरी दे देता हूँ, उनसे कम मेरी सैलरी है एक्चुअली, बट चल रहा है। तो यही एक बात है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सारी चीज़ें बहुत ईजी हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर काम आप जो कर रहे हो वो प्रॉफिट जनरेटिंग हो। तो मैंने ये चूज़ किया, आप लोग सब लोग भी अपने अपने पैशन को परस्यू कीजिए। एंड वही मेंटल हेल्थ वाली जो बात थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस जनरेशन में, बिकॉज हमारा प्रॉब्लम ये है कि एक फ़ोटो अपलोड करने के बाद टेंशन ये रहता है कि किसने देखा कि नहीं देखा, वो स्टोरी का व्यू कितना आया, इनसाइट्स क्या है। एंड ये चीज़ें हमको बहुत ऑक्यूपाइड रखती है, क्योंकि जब मेरी टीम मेरे को सिखा रही थी कि पवन भाई ऐसे ऐसे बात करो, ऐसे मत करो, तो मैंने बोला मेरे से तो नहीं होगा भाई ये सब, तुम करो, तुम लोगों को करना है तो। एंड सेकेंड थिंग क्या होता है कि आपका काम आपके लिए बात करता है, तो अपने काम पे इतना डेडिकेशन के साथ आप उसको कीजिए कि ऑटोमेटिकली आप तक लोग आए। एंड 20,000 जानवर, 20,000 स्टोरीज़ है उन जानवरों की, बहुत सारे सक्सेसफुल थे, बहुत सारे अनसक्सेसफुल थे। एंड ये फील्ड ही ऐसा है कि जब तक हमारे पास वो एनिमल आता है, वो एक डॉग, कैट या कैटल जैसा नहीं है जिसके नीड्स, रिक्वायरमेंट्स या बॉडी की एनाटॉमी सेम हो। तो मेरी एक डॉक्टर है जो सिर्फ बर्ड्स को ट्रीट करती है, तो दूसरी है जो रेप्टाइल्स को ट्रीट करेगी, क्योंकि हम भी जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक ही डॉक्टर हमको पूरा ट्रीट नहीं करते। तो बहुत सारा चीज़ है वेटरनरी साइंस से लेके एनिमल की एनाटॉमी और सारे कॉम्प्लिकेशंस जिनको हम डे टू डे फेस कर रहे हैं, अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मोटिवेट करने जैसा तो ज़्यादा कुछ ऐसा किया नहीं है, बट फिर भी ये है कि कंसिस्टेंसी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भले आपको रिजल्ट मिले या नहीं मिले, बट अगर आपने सोचा है, आपका पैशन है, बहुत सारे फेलियर्स होंगे, मीडिया का प्रेशर आता है, कभी मिनिस्टर्स आ जाते हैं। हम जब मुंबई जैसे एरिया में एक स्कूल के अंदर लेपर्ड आ जाते हैं तो 10,000 पब्लिक जमा हो जाती है, 10,000 पब्लिक में से एक लेपर्ड को रेस्क्यू करके निकालना, और ताड़ोबा नेशनल पार्क में एक जंगल के अंदर फंसे हुए टाइगर को या लेपर्ड को रेस्क्यू करना बहुत अलग चीज़ है। मेट्रो सिटीज़ में हर किसी के पास फ़ोन है, पूंछ क्यों पकड़ा, वो गिर क्यों गया, उसको ऐसे क्यों गले से पकड़ा है। तो लोगों के बहुत मिसकंसेप्शंस है, वो हैंडल करने पड़ते हैं, लोगों की क्रिटिसिज्म है, वो हैंडल करने पड़ते हैं। मेरे ड्यूअल रोल्स हैं, तो ऐसे मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक ऑनररी अपॉइंटेड ऑफिसर भी हूँ, एक NGO भी चला रहा हूँ। तो बहुत बार वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लोगों में दिखाई देता है, तो दोनों बाजू से गालियाँ भी खाता हूँ। फिर मीडिया है जो रेगुलरली रहती है कि ये अटैक क्यों हुआ, उस जानवर ने ऐसा क्यों किया, कि ये प्रोजेक्ट क्यों बन रहा है, वो प्रोजेक्ट क्यों बन रहा है। तो ये सारा चीज़ जो है एज अ फाउंडर या फिर एज अ टीम लीडर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंड ऑफ द डे जब भी घर जाता हूँ तो भले वो चीज़ें इफेक्ट नहीं करती है फील्ड पे, अभी मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा रहेगा कि वो रिपोर्टर मुझे गाली दे रहा है या मैंने उसको फ़ोटो नहीं दिया तो वो चिढ़ गया, बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड उसने क्यों मेरे ऊपर गाली दी, मैं तो अच्छा काम ही कर रहा था। तो वो आपको वो मेंटल प्रेशर जो है ना हर फील्ड में आपको झेलना पड़ेगा। आप एक इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट कर रहे हो कि आप लीड कर रहे हो, या तो फिर आप टीम के एक पार्ट हो, आपको डे टू डे लाइफ में ये आती ही रहेगी। एंड इसमें एक ही चीज़ है कि वर्चुअल दुनिया से रियल दुनिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग विच इज़ हैपनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट अनफॉर्चुनेटली ये दिखाई दे रहा है कि आने वाले जनरेशन, हमारा जनरेशन इंक्लूडिंग, बहुत इंक्लाइंड है इन चीज़ों पे कि मेरा सोशल स्टेटस कैसा है, मैं समाज में कैसा दिख रहा हूँ, एंड एक ड्यूअल ज़िंदगी जी रहे। बिकॉज एंड ऑफ द डे मैंने देखा है, मेरे दोस्त है जो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, तो क्योंकि एक एडवोकेट हूँ तो
अभी तक मेरी शादी नहीं हुई, मेरे को अच्छा ही लगता है कभी कभी, क्योंकि जितने मेरे आसपास वाले थे वो अभी डाइवोर्स करने के लिए मेरे पास आ रहे हैं। तो वो भी एक प्रेशर हो जाता है कि यार मैं इनको ये दे रहा हूँ क्या सजेशन, और खुद क्या करेंगे लाइफ में। तो प्रेशर जो है वो हर फील्ड में, हर जगह पे है, आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में, सब जगह पे। बट इसको बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपके प्रायोरिटीज़ को थोड़ा सा हम लोग अगर चेंज कर दे या उसको मॉडिफाई कर दे, चेंज भी नहीं मॉडिफाई कर दे, तो देन वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। हमारे पास कुछ नहीं था, मेरा लाइफ में सपना था कि एक एम्बुलेंस होना चाहिए, क्योंकि बाइक में बंदर उठा के लेके जाते थे, कभी बंदर काटेगा, उसका पूंछ बांधना है, पैर बांधना है। आज 2 एम्बुलेंसेज है, 6 जन का स्टाफ है। तो सब कुछ एक स्क्रैच से था, एंड मुझे खुद अभी कभी कभी मुझे भी यकीन नहीं होता, सुबह उठ के ऐसा देखते हो अरे हाँ 2 एम्बुलेंस है, क्योंकि फिर उसमें डीजल भरना है, स्टाफ है उसको सैलरी देनी है, और फिर वो रेस्क्यू टीम अभी फ्लाइट मोड पे रखा है, थोड़ी देर पहले निकाला था तो 4 और केसेस अभी तक आ गए। तो मल्टीटास्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अगर आपने सोच लिया है ना, तो वही है कि कंसिस्टेंसी। आप फेल होते रहोगे, आपको लोग खींचेंगे, या आपको खुद ऐसा लगेगा कि नहीं कर सकते, बट एंड ऑफ द डे आप अगर ट्राई करते रहोगे तो आप बहुत कुछ कर पाओगे। एंड आई थिंक मैं देख लेता हूँ कुछ है क्या। और हाँ, तो इसके अलावा जो हम काम करते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग जो है वो बहुत ही सीरियस इशू है, एंड लोगों को लगता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्यों नहीं है। तो इंटरपोल के साथ हम लोग क्लोजली काम करते हैं, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, क्राइम ब्रांच और दूसरे जो एजेंसीज है, DRI, कस्टम्स, उनके साथ काम करते हैं। एंड बहुत बार इलीगली ट्रैफिक स्पीशीज़ या फिर उन स्पीशीज़ से डिराइव किए हुए आर्टिकल्स सीज होते हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, उनको हम रिहैबिलिटेट करते हैं। तो हम स्टेट अथॉरिटीज़ के साथ काम करें, तो इंटरपोल के रिपोर्ट के हिसाब से आर्म्स एंड एम्यूनेशंस, ड्रग्स, वाइल्ड लाइफ और जो बोलते हैं ब्लैक मनी या फिर लिक्विड कैश, ये टॉप ट्रेंडिंग ऑफेंसेस है जो इंटरनेशनली पूरे दुनिया में तकलीफ दे रहे हैं। तो जब भी आप एक इलीगल एनिमल खरीद रहे हो या फिर किसी भी इलीगल एक्टिविटी को सपोर्ट कर रहे हो, तो वो काला पैसा एंड ऑफ द डे हमारे ही देश के जो जवान हैं वही कहीं ना कहीं उससे स्पॉन्सर की हुई गोली खा रहे हैं या गोली को फेस कर रहे हैं। एंड ये जितना सीरियस इशू है ये लोगों को पता नहीं है, बट ये मल्टी मिलियन मार्केट है जो बहुत ही तेज़ तरीके से बढ़ रहा है। एंड हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक यही बातें पहुँचाए कि आप जो भी जानवर ले लो, पहली बात तो जानवर नहीं लो तो अच्छा है, अडॉप्ट कर सको तो बहुत ही अच्छा है। बिकॉज आप जब मार्केट में डाल रहे हो तो आपको पता नहीं आपका एनिमल कहाँ से आ रहा है, उसको कैसे ब्रीड किया गया है। एथिकल ब्रीडर्स है, एथिकल सोर्सेज है, आपको बहुत ज़्यादा शौक है तो लीजिए, बट थोड़ा सा लॉजिक लगा के कि आप उस एनिमल को उतना टाइम दे पाओगे क्या, क्योंकि एक डॉग रखना और एक रेप्टाइल रखने में भी बहुत फ़र्क है। एक डॉग को आपको टाइम देना है, वो आपके फैमिली मेम्बर जैसा है, उसको आपके जैसे फीलिंग्स है। एक रेप्टाइल है, उसको आप छिपकली दे दो वो खाते रहेगी, या फिर टर्टल है उसको टर्टल फूड दे दिया, बट एंड ऑफ द डे उनके जो इंस्टिंक्ट्स है वो हमारे घरों के लिए बिलोंग नहीं करते। दे आर सपोज टू बी इन द वाइल्ड इफ दे आर एक्सॉटिक एनिमल्स। और दूसरे जो ब्रीड किए हुए वो हमारे नीड्स के लिए आए हैं, अगर हो सकता है तो जितना अवॉइड किया उतना अच्छा। और बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो घर ढूंढ रहे हैं, उनको अगर अडॉप्ट कर लिया तो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। एंड आई थिंक इससे ज़्यादा तो मेरे पास कुछ है नहीं बोलने के लिए। आप लोग अगर कुछ पूछना चाहते हो या कुछ सजेस्ट करना चाहते हो जिससे हम और अच्छा कर पाए, या मिलके कोलैबोरेट करना चाहते हो, तो आप लोग प्लीज़ बता सकते हैं। थैंक यू। If anyone from the audience have any questions. Hello, hello. Good evening, Pawan sir. सर ने कहा Sir, my question is, how should local communities be educated about wildlife if they have to face them in future? if they have to If they come across with wildlife in future. so basically the problem is that people don't know that we are surrounded by wildlife. हम लोग इतने बिजी हैं हमारे कामकाज में और घरेलू काम में कि हम देख नहीं रहे हमारे आसपास क्या है। मुंबई जो है पूरे वर्ल्ड में लेपर्ड का हाईएस्ट डेंसिटी जो है वो मुंबई में है, आप गूगल कर लो। तो जहाँ पे अगर एक प्रेडेटर एनिमल बहुत ज़्यादा फल फूल रहा है, मतलब बाकी के सारे स्पीशीज़ भी बढ़ रहे हैं,
तो ह्यूमन एनिमल इंटरैक्शंस जो है ना वो होते रहेंगे, बट वो इंटरैक्शंस कॉन्फ्लिक्ट में नहीं बदलने चाहिए। उसके लिए हमको काम करना है। एजुकेशन मैं जो कर रहा था तभी वो बहुत गलत था, बिकॉज अब इंस्टाग्राम सब कुछ आ गया है, या आप जाके बोल सकते हो। तो लाइव जानवर तो लोगों को नहीं दिखाना है कि ये देखो सांप है, इसको मारना मत। बट कम्युनिटीज़ के साथ इंटरैक्ट करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, हर एरिया का ना जो तो यहाँ पे कोस्टल बेल्ट ज़्यादा लगता है, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है कंपेयर टू मुंबई सिटी इज़ डिफरेंट, कंपेयर टू थाने रूरल और थाने अर्बन इज़ डिफरेंट। तो आपके एरिया के पहले प्रॉब्लम को आपको जानना है कि यहाँ पे आपको डॉग्स का प्रॉब्लम है, कि यहाँ पे आपको डिहाइड्रेटेड बर्ड्स का प्रॉब्लम है, कि यहाँ पे आपको किस जानवर का प्रॉब्लम है, वो आप समझो एंड उसके बाद उस तरीके से आप उसको एड्रेस कर सकते हैं। एंड वेन एवर यू नीड हेल्प, me, my team and the state forest department is always there, and that is my assurity। कभी भी किसी को कोई भी असिस्टेंस लगेगा वो हो जाएगा। घनसोली में अभी एक कंप्लेंट आया है, इसके बाद शायद वहाँ जाऊँगा तो एक बंदर आ गया है जो अभी लोगों के ऊपर बर्तन फेंक के मार रहे हैं तो उसको पकड़ना है अभी, क्योंकि लोग परेशान हो चुके हैं। तो अब जाके पहले हमने उनको अवेयर करने की कोशिश की। लोग बोलते तो इसमें एक और ये चीज़ आ गया कि वेरी लॉजिकल चीज़ कि एक बंदर इतना दूर क्यों आया। तो मंकीज़ यूजुअली ग्रुप में रहते हैं, नेशनल पार्क या फॉरेस्ट एरियाज़ में रहते हैं। हर मंकी के ग्रुप का एक मुखिया रहता है, एंड जब जैसे वो बूढ़ा होता है या दूसरा जवान होता है तो उनके बीच में टेरिटोरियल फाइट होती है। वो टेरिटोरियल फाइट होने के बाद जो भी हार गया वो एनिमल को निकाल दिया जाता है उस ग्रुप से, एंड दूसरा कोई भी एनिमल का ग्रुप उस रिजेक्टेड एनिमल को एक्सेप्ट नहीं करता। तो नॉर्मल जंगल के सिनेरियो में क्या होगा कि वो जानवर पुश होता है एंड कॉर्नर हो जाता है, या तो फिर तेंदुआ है या बाघ है या फिर शेर है, जो भी वो जगह रहेगा वो जानवर उसको मार के खा जाते हैं। बट क्योंकि हम सराउंडेड बाय फॉरेस्ट एंड सिटी दोनों एक साथ है, तो ये एनिमल्स भी पुश होते हैं। वो पुश होने के बाद जंगल के बाहर लगता है मार्केट में फिर लोगों को शुरुआत में हनुमान जी दिखाई देते हैं, वो खिलाना शुरू करते हैं। फिर बाद में हनुमान जी जब भी रिटर्न मस्ती करना शुरू करते तब उनको प्रॉब्लम होती है। तो हम लोगों को यही बोलते हैं कि उसको उसके हाल पे छोड़ दो। आप आज उसको एंटरटेन करोगे तो कल वो आपको बहुत डिस्ट्रेस दे सकता है। और उसमें भी क्या होता है कि जिनकी मन में भावना अच्छी है वो खिला रहे हैं, लेकिन बंदर को खिलाने का ज़रूरत नहीं, बिकॉज उसका काम है रोज अपना खुद का खाने का जुगाड़ करना और सर्वाइव करना। तो जब लोग खिलाते हैं आदत बिगड़ जाती है, तो वो कभी जाके देखते हैं कि आज मेरे को केला नहीं खाना है, इसके बैग में जो है उसमें से स्मेल अच्छा आ रहा है, तो जाके खींच लिया। अब मेरे पास कुछ वीडियोज़ है, वो अगर बताऊँगा तो घर के अंदर जाके उन्होंने फ्रिज खोल के सब काँच वाँच फोड़ दिया है। एंड लोग ऐसे ये कि बोलते हैं शूटेड साइड का ऑर्डर निकालो, वैसा हाल हो गया मतलब। तो कभी कभी क्या होता है कि हमको लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, बट हम अच्छा नहीं कर रहे हैं। इसका सेम जो क्या बोलते हैं उसको एग्जाम्पल है जो कम्युनिटी एनिमल से, जैसे आपने पूछा, एनिमल्स को फीड करना, वाइल्ड लाइफ को तो मत ही करो, और अगर आप डोमेस्टिक एनिमल्स को या स्ट्रे एनिमल्स को फीड कर रहे हो तो उसको बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से करो। एंड हो सके तो बर्ड्स को फीड मत करो, क्योंकि पिजन जो था ना एक टाइम पे वो लव लेटर्स एक्सचेंज करता था। अभी वो अपना घोंसला भी नहीं बांध पाते, वो एसी के इधर आके डक के बाजू में अंडा दे देते हैं। तो हम लोग उनके इंस्टिंक्ट्स है ना उनको किल कर रहे हैं। अब उसका काम है घूमना फिरना। आप एपीएमसी मार्केट जाइए और जहाँ पे ग्रेन्स पड़े रहते हैं ना वहाँ पे आप 25 की स्पीड में गाड़ी चलाओ। वो पिजन इतना बिजी है खाने में कि उसके ऊपर से गाड़ी चल जाती है, वो ब्लास्ट हो जाते हैं, अंदर के ग्रेन्स पचे नहीं है, वो बाहर आ जाते हैं, पिजन्स उसको खा रहे हैं। मतलब वो इतने मंद हो चुके हैं। एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ अस, बिकॉज वी आर ओवर फीडिंग दैम। उनके नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को हम लोग वीक कर रहे हैं या हम लोग नेगेटिव इन्फ्लुएंस दे रहे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फीडिंग विद स्ट्रे एनिमल्स ऑल्सो, मल्टीपल फीडर्स हैं तो कोई एंटी रेबीज देने के लिए काम कीजिए, कोई उनके एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम्स के ऊपर काम कीजिए, एंड एज अ कम्युनिटी उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। Last question from the audience. Hello. Good afternoon, sir. So my question was, I live in Sibut, so we have a flamingo area there. So what I want to understand is कि अभी जैसा पेड़ हो गया, अगर हम बोलेंगे कि ये पेड़ से हमको ऑक्सीजन मिलेगा तो लोग सीरियस हो जाते हैं. So I want to understand कि in your line of work, because obviously we have seen you in a lot of videos and everything, you're doing a great work. So how do you want to give a message to the audience wherein we seriously take up this work and make sure कि हम लोग वो करें भी और एक दूसरे को बोले भी, बिकॉज वो इम्पोर्टेंट है. बिकॉज हम लोग को पता नहीं कि वो जैसे मैंने बोला कि पेड़ के लिए तीनों की ऑक्सीजन देते हैं, हम लोग को सर्वाइवल की जरूरत है. सो इन योर लाइन ऑफ वर्क हाउ द मैसेज विल बी फॉर एवरीवन, ईच वन ऑफ अस.
So one thing what I believe in is that problems सबको पता है और problems को criticize करना और उसके ऊपर चर्चा करना, debate करना बहुत easy है. बट कहीं ना कहीं किसी को उतर के उसको एड्रेस करना पड़ेगा. तो लाइक पीपल लाइक अस हु वर रेस्क्यू ओरिएंटेड, तो हम लेते थे कैलकुलेटेड रिस्क्स और उड़ी मारा है 12 फीट के मगरमच्छ के ऊपर, बहुत लगा भी है. उसके बाद वो काटने भी आया था. लेपर्ड हमारे ऊपर चार्ज करते हुए भी मतलब ये वो भी इंस्टेंस हो चुका है. मेरा एक टीम मेंबर है जिसकी एक उंगली अभी नहीं है बिकॉज उसको कोबरा ने काट लिया था. तो हमारा जो काम है, जिनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, हम यही लोगों तक लेके जाते हैं कि इट इज़ नॉट दैट सिंपल जितना हम लोगों को लगता है कि ये एक वीडियो मैंने बना दिया, बता दिया, उसमें गाना वाना लगा दिया. बट उसके पीछे जितना मेहनत लगता है, वो डॉक्टर जितने कैलकुलेशंस के साथ वो सर्जरी कर रही है, वो टीम ऑफ रिहैबिलिटेटर्स उसका ड्रेसिंग कर रहे हैं ताकि वो स्टिचेस सूख जाए. तो व्हाट वी ट्राई टू डू एंड व्हाट वी सजेस्ट इज कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं लोगों को बोलता हूँ कि स्टार्ट कहाँ से करना है ना, तो बाकी सब छोड़ दो. रोज़ सुबह को अपना कचरा डब्बा देखो टू स्टार्ट विथ, क्योंकि हम लोग जो कर रहे हैं ना, दैट इज़ अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन. आप कचरे में डाल रहे हो, वो कचरा बाद में डंपिंग ग्राउंड में जा रहा है, डंपिंग ग्राउंड से वो सी में जा रहा है, सी का पानी इवेपोरेट होकर आपके बादल बन रहे हैं, और वही माइक्रोप्लास्टिक्स कहीं ना कहीं से आप लोग कंज्यूम कर रहे हो, या तो फिश में कर रहे हो या तो पानी में कर रहे हो. एवरीथिंग इज़ पोल्यूटेड. तो बहुत ही कॉमन मतलब ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. तो फ्लेमिंगो है तो वो पानी फिल्टर करेगा. कोई स्कैवेंजिंग बर्ड है, अभी आप अगर क्रोस का देखोगे तो कौवे अभी स्कैवेंजिंग नहीं करते. स्कैवेंजर मतलब क्या होता है, डॉग्स, क्रोज, ये जो स्कैवेंजिंग एनिमल्स हैं, इनका काम है कि उस एरिया का कचरा साफ करना, जो भी एडिबल वेस्ट है उसको खाना. बट कौवे को अगर रोज़ बिरयानी मिलेगा तो वो क्यों गंदा खाना खाएगा, वो इंस्टिंक्ट ही बदल देगा ना अपना. तो उस हिसाब से क्या हो रहा है कि हम लोग जो जितना कचरा जनरेट कर रहे हैं, हमारा एडिबल वेस्ट, हमारा प्लास्टिक वेस्ट, हम हर तरीके का जो वेस्ट जनरेट कर रहे हैं ना, वो डायरेक्टली हमको इम्पैक्ट कर रहा है. तो एनिमल्स तो बहुत दूर रह गए. हम लोग डे टू डे एक्टिविटीज़ में ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम ना हो. अब जैसे मैं बताऊंगा, आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि एक ब्लू व्हेल का डेड बॉडी आया था एक बार बीच पे. तो उसका पोस्टमार्टम करना था. तो एक 80 फुट का बच्चा था. वो बड़ी व्हेल है ना, 150-200 फुट तक बड़ी होती है. 80 फुट के बच्चे को एक तो उसको ओपन करने के पहले उसका बॉडी, उनके अंदर इतने गैसेस होते हैं, उनके अंदर कौन से टाइप की बीमारी हो सकते हैं जो बाद में तकलीफ दे सकते हैं. पैंडेमिक का एग्जांपल आप लोगों ने देखा है. वो ब्लू व्हेल जब इधर आई, उसको हमने ओपन किया तो दिख गया हम लोगों को कि हम लोग कहाँ पे है. उसके पेट के अंदर बियर के बॉटल मिले, सैनिटरी नैपकिन्स मिले, रबर बैंड मिले, स्टेपलर पिन मिले, मतलब जो भी हम लोग फेंक रहे हैं ना, पेन का ढक्कन मिला. तो वो देख के ही समझ में आ गया कि एंड ऑफ द डे वॉट एवर वी आर पुटिंग, वो हमको वापस ही मिल रहा है. तो ये ऐसी चीज़ें है कि आपके आजू बाजू आपको देखना है. सबसे पहले अपने घर का जो सिस्टम है वो आपको देखना है. ड्राई वेस्ट है, वेट वेस्ट है, हो सके तो नहीं वो वेस्ट जनरेट मतलब नहीं जनरेट करने की कोशिश करें. बहुत शौक है वो चीज़ करने का, तो फिर उसका प्लास्टिक जो है उसको रिस्पॉन्सिबल तरीके से डिस्पोज करें ना. अपना खुद का कचरा मैनेज कर लिया ना हमने, तो एनवायरनमेंट को ऐसे ही मदद हो जाएगी. बाकी जानवर बचाने के लिए हमारी टीम है, एंड आप लोगों में से किसी को इंटरेस्ट होगा तो वो जुड़ सकते हैं. बट अदर दैन दिस डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़, पानी कम वेस्ट करोगे, अपने रिसोर्सेज बचेंगे. जब नहीं चाहिए तब गाड़ी की एसी नहीं चालू रखेंगे. जो मतलब हमको बताया जाता है स्कूल में, एनवायरमेंटल साइंस सबसे इग्नोर्ड सब्जेक्ट है, क्योंकि उसमें सबको पास होना होता है, क्योंकि वो नेसेसरी नहीं मतलब हमारे टाइम पे तो नहीं करता था. एंड मुझे याद है कि मैंने मेरे स्कूल में 10th स्टैंडर्ड में जो प्रोजेक्ट बनाया था, तब आइरोली और मुलुंड का ब्रिज बन गया था. आई एम सॉरी. तो मैं था पहला, एक ही लड़का था मेरे क्लास में जिसने एक्चुअली जाके एक मैंग्रोव का फोटो निकाला था और प्रोजेक्ट में डाला था. बिकॉज बाकी लोग क्या कर रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पोलार बेर, अभी वो भालू उधर है एंटार्क्टिका में, उसको रहने दो वहाँ पे. आपके यहाँ के कौवे को संभालो, अपने फ्लेमिंगो को संभालो. ये हम लोग मैसेज देंगे लोगों को तो बहुत बेहतर हो जाए. Can we have one last question? Very good. Hello. So yeah, so it was an enlightening session for all of us, and so my question is like in the 3 tenures you have worked, as you have talked about. So what was the most as an animal rights activist, what was the most rewarding experience for you? भाई रिवॉर्ड नहीं मिलता है, गाली खाते हैं हम लोग खाली. बट येस, सक्सेस एंड फेलियर आर अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. लोग बोलते हैं जल्दी बड़ा होना है, तो जल्दी बड़े हो रहे हो मतलब आप जल्दी बूढ़े भी हो रहे हो. वो एक लॉजिक है, मतलब ग्रो अप फास्ट, दैट मीन्स ग्रो ओल्ड फास्ट. तो इसमें 3 टेन्योर में क्या हुआ कि जब आर्य कॉलोनी में एक लेडी के ऊपर अटैक हुआ, उनका डेड बॉडी जब उनके घर पे देने जाना है,
उधर 200 आदिवासी लोग मशाल लेके खड़े हैं स्वागत करने के लिए। अब आप 10 लाख दो कॉम्पनसेशन, 20 लाख दो, इट डजेंट मैटर, क्योंकि किसी के घर पे कोई मर गया है। तो मैं एनिमल राइट एक्टिविस्ट तो नहीं हूँ, बिकॉज समटाइम्स this is somewhere misused, and I believe more into conservation and something which is sustainable. Sometimes there are animals which are problematic. तो वो टाइम पे वो आपको निकालना एक छोटा सा एग्जांपल है कि अगर किसी जगह पे एक लेपर्ड या टाइगर बार बार मवेशी को मार रहे हैं, मतलब किसी के कैटल को मार रहे हैं, और अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वो एनिमल को नहीं एड्रेस करते या वो सिचुएशन को एड्रेस नहीं करते, तो गाँव वाले भड़क जाते हैं और उन लोग उस कैटल को पॉइजन कर देते हैं। अब वो कैटल को सिर्फ वो टाइगर ही नहीं खा रहे, बाकी के जितने एनिमल्स हैं वो भी खा रहे हैं। तो और दूसरी बात, दूसरा टाइगर भी आ सकता है। तो बहुत बार क्या होता है कि किसी ने किसी जगह पे इंसिडेंट हो गया, और ये स्पेशली ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट्स में होता है कि कोई इंसान मर गया और डिपार्टमेंट एक्शन नहीं लेता है, लोग पॉइजनिंग चालू कर देते, जिससे टारगेट एनिमल तो मिलता ही नहीं है, बट हमको तो साइंस पता है कि मतलब हमारे कौन से एनिमल ने अटैक किया है, कैमरा ट्रैप्स लगा के, साइंटिफिक स्टडी करके, डीएनए एनालिसिस करके। तो एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सक्सेस में यही है कि हम आज तक, मतलब हमने एक सबसे बड़ा रिपैट्रिएशन ऑपरेशन किया था कि हमारे पास 700+ स्टार टॉर्टोइसेस स्मगल होके पकड़े गए थे। एंड स्टार टॉर्टोइसेस महाराष्ट्र में बिलोंग नहीं करते, एंड ऐसा कोई पॉलिसी नहीं था, वो जाने वाले थे जू में। तो जू में मरने लगे क्योंकि जू के वो इन्वेंट्री में नहीं था, जू के पास उतना स्टाफ नहीं था कि उनको देखे। तो हमने फटाफट कॉल लेना शुरू किया मॉर्टालिटी देखते हुए। तो वो हम एक सक्सेसफुल कर पाए कि उनका डीएनए किया, डीएनए करके पता किया कि ये गुजरात साइड के हैं या साउथ साइड के हैं जहाँ पे उनका नेचुरल हैबिटेट है। उन स्टेट्स के साथ बात की, उनको कन्विंस किया, एंड फिर खुद हम एम्बुलेंस चला के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की गाड़ी लेके बाय रोड वहाँ तक गए, और वहाँ पे जाके उनके नेचुरल हैबिटेट में साइंटिफिक तरीके से उनको छोड़ा। और ऐसे ही एक ऑपरेशन किया था जहाँ पे मैंने एक स्टैंड ले लिया था जिसमें थोड़े से लोग ऑफेंड हो गए थे। तो उसमें ऐसा हुआ था कि एयरवेज के थ्रू 450 टर्टल्स जो इंडिया में मिलते हैं गंगा के रिवर बैंक्स पे, उसको स्मगल करके एक लेडी लेके जा रही थी 2 बैग में। तो वो पकड़ तो लिए, बट उसके बाद ऐसा ही हो गया था कि अब इनका करना क्या है। तो मैंने बोला अगर प्लेन से स्मगलिंग हो सकता है तो प्लेन से रिहेबिलिटेशन क्यों नहीं हो सकते। तो दैट वाज आल्सो द फर्स्ट टाइम, ये कुछ 7-8 साल पहले की बात है। तब एयर इंडिया ने सपोर्ट किया था, एंड उन्होंने यहाँ से एयरलिफ्ट किया उन स्पीशीज़ को, हमारे लोग गए उनके साथ और यूपी में जाके उनको वापस छोड़ा। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे चीज़ें हैं जो अच्छे हैं। एंड एक एक्सपीरियंस नहीं है यार, एवरी डे विथ राइट फ्रॉम अ स्पैरो टू अ क्रो। एंड जितना बड़ा एनिमल है वो देखने को बाहर से अच्छा लगता है, बट हमारे लिए तो टीम के लिए हर एनिमल उतना ही इंपॉर्टेंट है। सो वी ट्राई आवर बेस्ट टू फोकस ऑन एवरी सिंगल थिंग एट अ टाइम। Thank you so much for all your questions. Thank you, sir, for such an inspiring session.